हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे ये एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ जो रीजन की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो भी हुआ वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, इसका बैकग्राउंड क्या है और अब नतीजा क्या निकलने वाला है। वेनेजुएला के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी जो फौज है वो लैटिन अमेरिका की सबसे तगड़ी फौज है। यानी कागजों के ऊपर अगर आप देखें तो लैटिन अमेरिका की एक तगड़ी फौज है। एक हफ्ता पहले जो मदुरो था, इसने अपनी फौज के आला तरीन अफसरान को बुलाकर अवार्ड दिए थे और उनके लिए बड़ी तालियां शालियां बजवाई थी। और इसको इस बात का आइडिया था कि अमेरिका के साथ कोई ना कोई पंगा हो सकता है। मदुरो ने बड़ी जज्बाती तकारीर भी की और ये अमेरिका को चैलेंज भी करता था और इन्हें इस बात का जोम था कि हमारे यहाँ पे आके अंदर कोई अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा और उन्हें यह लगता था कि उनकी फौज भी मजबूत है। लेकिन बतदरीज पिछले लगभग 12 सालों से उन्होंने अपनी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त जो वेनेजुएला की फौज है उसकी सूरत हाल में आपके सामने रख देता हूँ। फौज की जो तादाद है वो लगभग 1.5 लाख फौजी हैं इस वक्त फौज में और कोई 2,50,000 टोटल रिजर्व वगैरह मिला के ये बन जाते हैं। कोई 2.5 लाख से ऊपर है इनके फौजी। लेकिन ये फौज सिर्फ कागजों में, इस फौज का 60 से 70% तक लड़ने का जो सामान हरब है, जो लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला सामान है या हथियार है, वो 60 से 70% तक इस फौज के बर्बाद हो चुके हैं। और ये सारी की सारी फौज जो है वो इस वक्त कारोबार के अंदर मुलव्वस है। ये वेनेजुएला की फौज कौन कौन सा कारोबार करती है, वहां का जो आर्मी चीफ है उसको भी इस्तेसना है। उसके पास बहुत बड़े बड़े इख्तियारात हैं, बहुत खुले इख्तियारात हैं और जो मेन ओहदा है फौज की सरबराही का वो तो उसने अपने पास रखा हुआ था मदुरो ने। लेकिन जो वेनेजुएला का आर्मी चीफ व्लादिमीर पादरिनो लोपेज, ये उसका नाम है, आप इसका फोटो भी देख लें। ये जो व्लादिमीर है ये एक्चुअली फौज को कंट्रोल करता था। ये जुलाई 2014 से चीफ है। नॉर्मली जो आर्मी चीफ होता है वो 3 साल होता है, 4 साल होता है, इससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन यहां पे जो व्लादिमीर पादरिनो लोपेज है ये जुलाई 2014 से फौज की कमांड संभाले हुए है और ये पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। यानी इसको भी एक्सटेंशनें मिल रही है और इसने भी जो फौज है वेनेजुएला की उसको मुकम्मल तौर पे हुगो चावेज के बाद तबाह बर्बाद कर दिया। फौज वहां पे क्या क्या कारोबार कर रही है, जो वेनेजुएला की फौज है वो होटल्स चला रही है, वो अपने टीवी चैनल चला रही है, वो अपने बैंक्स चला रही है, वो खुराक का काम भी कर रही है। यानी खुराक जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जैसे दूध है, मक्खन है, चीजें हैं, उनमें भी काम कर रही है। फौज अद्वियात का काम भी कर रही है। फौज जो है वो तिजारत भी कर रही है। दरामदात और बरामदात में फौज का बहुत बड़ा हिस्सा है कारोबार में और पोर्ट का कारोबार भी फौज कर रही है। अदालती मामलात में फौज को इख्तियारात दिए गए हैं, वो उसके अंदर भी मुदाखलत कर लेते हैं। बिजली की कंपनियां भी वेनेजुएला की फौज चला रही है, उनके पास जो है वो बिजली का कारोबार भी है फौज के पास। रियल स्टेट का कारोबार फौज का बहुत जबरदस्त चमकता है, खासतौर पे जो साहिली इलाके हैं वहां पे बड़े बड़े प्लाटों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े फ्लैट्स का जो कारोबार है वो फौजी करते हैं और दुनिया के कई ममालिक के लोगों को वो वहां पे प्रॉपर्टीज बेचते हैं। इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन बिजनेस में भी फौज के लोग जो है वो इन्वॉल्व है। मादनियात का धंधा ये फौज बहुत बड़े पैमाने पे करती है, खासतौर पे जो हीरे निकलते हैं। अब हीरे भी बहुत बड़े पैमाने पे निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या निकलता है वेनेजुएला से, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो हीरे निकलते हैं और जो बाकी मादनियात निकलती हैं उनमें फौज का बहुत बड़ा हाथ है। फौज उसमें बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। तो जनाब ये है वेनेजुएला की फौज की हालत। इनके जर्नैलों की मैंने तस्वीरें और वीडियो देखी, उनके पेट निकले हुए और अजीबो गरीब उनकी सूरत हाल है। ऐसा लगता है कारोबारी लोग हैं और बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा पूरी फौज का। एक प्रोफेशनल फौज को गुज़िश्ता लगभग 12-15 साल में तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी एक ऐसी फौज जो प्रोफेशनल फौज थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास एयरफोर्स थी, जिसके पास बड़ी तादाद थी, उस फौज का सत्यानाश करके रख दिया। फौज की वो हालत कर दी कि फौज के पास लड़ने की सलाहियत नहीं रही और फिर फौज ने ही अमेरिका के हुक्म के मुताबिक लड़ने से इनकार कर दिया। यानी ये जो खबरें आ रही ना रॉयटर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, जराए यही बता रहे हैं कि ये इनसाइड काम डला है। फौज ने अमेरिका के साथ लड़ाई की नहीं। आप देखें ना, किसी मुल्क का सदर ही उठा के ले जाए दूसरा मुल्क और वो मुल्क चुप करके बैठा रहे और उसका फौजी ये कह रहा हो चलो कोई बात नहीं, और फौज वहां पे अदालत को कहे और अदालत कहे नायब सदर को कहे चलो तुम सदर बन जाओ, और वो नायब सदर जो खातून है वो हलफ भी उठा लें, तो आप अंदाजा करें ना कि ये फौज के लिए डूब मरने का मुकाम है। लेकिन क्योंकि वेनेजुएला की फौज कारोबार करती है, वो पैसे बनाती है, उनके जर्नैल एक्सटेंशंस लेते हैं, उनके जर्नैलों ने बहुत माल इकट्ठा किया है और अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं।
अब उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, वो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो और उनके खानदान। लिहाजा ये लड़ने वाली फौज रही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू शुरू में लड़ती थी, अब वो लड़ने वाली फौज रही नहीं। तो अमेरिका ने बड़े आराम से उनका सदर उठाया और सदर उठाकर ले गए। अब वहां पे मादनियात कौन कौन सी हैं, यानी अमेरिका वहां गया तो गया क्यों, ये एक बड़ा सवाल है ना। अच्छा, कई लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि शुक्र करो हमारे पास एटम बम है, वरना हमारे हुक्मरानों को भी ऐसे ही उठाकर ले जाता अमेरिका। भाई, हमारे हुक्मरानों को अमेरिका तब उठाकर लेकर जाता ना जब अमेरिका को रिजीम चेंज करने के लिए उनको उठाने की जरूरत पड़ती। भाई, उधर तो रिजीम चेंज नहीं हो रहा था ना, उधर तो साइफर से काम नहीं चल रहा था। पाकिस्तान में वही काम साइफर से चल गया, तो अमेरिका को कमांडो भेजने की क्या जरूरत है। जिस दिन अमेरिकन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के एबटाबाद आए थे और उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए थे, और एबटाबाद जो है वो एक मिलिट्री शहर है, फौजी तनसीबात और फौजी एतबार से बड़ा मशहूर शहर है, पीएमए है जहां से फौज अपना आगाज करती है। तो जहां पे एक मिलिट्री वाला शहर है एबटाबाद, वहां पे अमेरिकन आ जाते हैं इतने सारे शहर क्रॉस करते हुए, और बड़े आराम से वहां से उसामा बिन लादेन को उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। एटम बम तो पाकिस्तान के पास उस वक्त भी था, तो पाकिस्तान ने तब क्यों नहीं चलाया। तो ये जो कहानियां सुना रहे ना, शुक्र करो पाकिस्तान के पास एटम बम है, शुक्र करो पाकिस्तान के ऊपर ये नहीं होता, हमारे हुक्मरान उठा के नहीं ले जाते, वो ऐसे नहीं होता। अमेरिका को जहां पे जो ऑपरेशन करना होता है वो उसके मुताबिक करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें इस तरह के वफादार मुयस्सर हैं जो उनके एक साइफर पे या एक इशारे पे रजीम चेंज ऑपरेशन कर देते हैं। लिहाजा उन्हें वहां पे वेनेजुएला जैसी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, वेनेजुएला के फौजियों ने कहा ले जाओ चुपके और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वहां पे जरा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो गया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दी। वेनेजुएला के पास जो है ना नादरीन, 161 टन सोने के जखायर हैं, 161 टन सोने के जखायर हैं। पाकिस्तान के पास तो बहुत थोड़े हैं। दूसरा, उनके पास सोना है कितना, 8000 टन सोना, 8000 टन सोने की मादनियात, यानी वो उनके पास जेरे जमीन या वो जहां से वो निकालते हैं सोना, तो जो तखमीना है वो 8000 टन सोने का है। 1000 टन के करीब ये एक और बड़ी कीमती धात है, इसे ओरिनोको माइनिंग आर्क कहते हैं, शायद मैं ठीक नाम ले रहा हूं, मैंने पहले नाम नहीं सुना। तो ये 1000 टन के करीब है, ये भी फौज निकालती है। दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं ये उसके। कॉल्टन है यहाँ पे जी, ये मोबाइल फोन के अंदर बैटरियों के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, बड़ी कीमती धात है। ये जनाब 1 लाख टन वहां पे मौजूद है, बहुत कीमती धात है वेनेजुएला में, और ये दुनिया के सबसे बड़े जखायर में से एक है। लोहा और दीगर धातें जो हैं वो 4.1 अरब टन वहां पे मौजूद है, और ये आला क्वालिटी की हैं। एल्यूमिनियम 320 मिलियन टन है, वहां से हीरे भी निकलते हैं, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हीरे हर साल वहां से निकलते हैं। 30-40 मिलियन डॉलर के बता रहे थे कि इन हालात में भी वहां से हीरे निकल रहे हैं, कमाल हो गया। निकल 5 लाख टन वहां पे मौजूद है। इसके अलावा चूना, पत्थर, फॉस्फेट और कोयला, ये बहुत बड़ी मिकदार में ये वहां पे मौजूद है वेनेजुएला में। तो ये वो सारी चीजें हैं जो किसी को भी मुंह में पानी भराएगा कि चलो चल के इन चीजों पे कब्जा करें। तो बज़ाहिर तो अमेरिका ने ऐसा कर लिया, लेकिन एक स्टेटमेंट आया है वेनेजुएला की जानिब से, और वेनेजुएला की जो नायब सदर है जिसने इस वक्त हलफ लिया है वो खातून है और डेलसी उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि मादुरो ही हमारे सदर है जिसको उठा के ले गया अमेरिका, और दूसरा उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए, वापस किया जाए। नंबर 3, उन्होंने कहा जी वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा, जबकि ट्रंप ने कहा कि नहीं, जो मर्जी आप कर लें, आपको हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना फिर इससे भी ज्यादा भयानक अंजाम होगा। पाकिस्तान का रद्देअमल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का रद्देअमल यह है कि हमारा कोई रद्देअमल ही नहीं है, हमारा मौकिफ यह है कि हमारा कोई मौकिफ ही नहीं है। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी किया ये देखें कितना मजे का है। पाकिस्तान ने कहा, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला के हालात पर तशवीश का इजहार करता है और बहरान के खात्मे के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर देता है। ना इनको कुछ कहा ना उनको कुछ कहा, कोई हमारा रद्देअमल, कोई हमारा नुक्ता नजर है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। तो ये जनाब पाकिस्तान का जो है वो रद्देअमल है इस मामले के ऊपर, जो बिल्कुल ही होम्योपैथिक है, ना इसका कोई फायदा ना इसका कोई नुकसान। बहरहाल कुछ ममालिक का रद्देअमल बड़ा सख्त आया, चीन, रूस और बरतानिया समेत दीगर ममालिक का कुछ सख्त रद्देअमल है, और सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के ऐलान के बाद आलमी सतह पर काफी भूचाल आया। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि वेनेजुएला में हालिया पेशरफ्त बैनुल अक़वामी कानून के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकती है,
और उनके तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इस बात पर शदीद फिक्रमंद है कि अमेरिका की कार्रवाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। कोलंबिया ने दरख्वास्त दी थी कि इजलास बुलाया जाए, जिसकी चीन और रूस ने हमायत की, जबकि वेनेजुएला ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सलामती कौंसिल से रुजू किया है। बहरहाल अब जल्द सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो मम्मी रेडी इदारा है और ताकतवर जो है उसी के हाथ में लाठी और उसी की भैंस, यही हम देख रहे हैं इस वक्त। तो जो दिल किया इसराइल का उसने वो किया, जो दिल किया अमेरिका का उसने वो किया, जो दिल किया रशिया का उसने वो किया, और सारे मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना अमली तौर पे तकरीबन अब खत्म ही हो चुका है। ये मामलात खत्म होने के बाद तस्वीर का एक जगह बनी हुई है जिसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल कोई इसके अंदर जान बाकी नहीं रही। अच्छा, इसमें जो जिन ममालिक ने इसके ऊपर एहतजाज किया है उन्होंने यानी अलग अलग किस्म का रद्द-ए-अमल है। अब बरतानिया का रद्द-ए-अमल कोई इतना वो नहीं है उस तरह का। कुछ लोगों ने तो इसके अंदर जश्न मनाए, बड़ी खुशियां मनाई, और वो ये कह रहे हैं कि एक मुजरिम जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, स्मगलर जो है उसको कैदी बनाया गया है, और कहीं उन्हें मगवी कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें अगवा किया गया है और उन्हें जनाब रिहा किया जाए। अब इसमें चीन का और जो रूस है उसका रद्द-ए-अमल जो है वो सख्त है। वो समझते हैं कि ये नामुनासिब कार्रवाई हुई है और इसको पुरअमन तरीके से इस मसले का कोई हल निकाला जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैंने आपको पहले बता दिया। तो नाज़रीन, ये अब अमेरिका का प्लान क्या है? अमेरिका का जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता वेनेजुएला की जितने भी तेल के ज़खायर हैं उन पे कंट्रोल करेगा, जो मादनी ज़खायर है उन पे भी कंट्रोल करेगा, और वेनेजुएला को अपनी एक कॉलोनी की तरह चलाने की कोशिश करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह फार्मूला बता दिया है। ये तेल अमेरिका चाइना को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को भी बेचेगा। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो तेल के अंदर है, वेनेजुएला से तेल जाता था। अमेरिका यहाँ पे तेल की पैदावार को बढ़ा देगा, यानी ये पैदावार बढ़ा के अमेरिका बहुत ज्यादा कर सकता है। यानी अभी ये बहुत महदूद पैमाने पे यहाँ से तेल निकल रहा है वेनेजुएला से, अमेरिका इसको 3-4 गुना कर देगा और बेशुमार पैसा इसमें डॉलरों की सूरत में निकल के अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। अमेरिका उन पैसों का एक हिस्सा जो है वेनेजुएला पे भी लगाएगा। वेनेजुएला के हालात अब मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी नॉर्मल होंगे, बल्कि ये हालात ऐसा लगता है कि मजीद खराब भी होते चले जाएंगे। वेनेजुएला को जो सजा मिली है वो ज्यादातर मिली है इस वजह से कि उनकी फौज के अंदर कोई दमखम नहीं था और मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद थे, और लगातार उनकी फौज में एक्सटेंशनें चल रही थी और टेंशनें चल रही थी, और बड़े बड़े पेटों वाले अजीबोगरीब किस्म के लोग, ज़हनी मरीज वहां पे मुसल्लत कर दिए गए थे। देखिए, अमेरिका की फौज कारोबार नहीं करती, चीन की फौज कारोबार नहीं करती, बरतानिया और फ्रांस की फौज कारोबार नहीं करती, जर्मनी की फौज कारोबार नहीं करती, रशिया की फौजें कारोबार नहीं करती, तो पाकिस्तान की फौज कारोबार क्यों करती है? बिल्कुल वेनेजुएला में जैसे फौज कारोबार करती थी वैसे ही पाकिस्तान की फौज भी कारोबार करती है, और पाकिस्तान की फौज भी अपने कारोबारी अहदाफ बढ़ा रही है। यानी यहां पे भी आप देखें ना, PIA ले लिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ले ली, दीगर बहुत सारे जो एरियाज हैं उनके अंदर फौज अपना SIFC के जरिए से भी, दीगर जराये से भी वो अपना कारोबार के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ा कर रही है। जब भी फौजें कारोबार में लग जाती हैं तो उनकी दिफाई नुक्ता नजर से उन्हें नुकसान होता है। ये एक आलमी सतह पे लिखी पड़ी बात है। अगर किसी को आज समझ नहीं आ रही तो 10 साल बाद समझ आ जाएगी। इसको आप एक और नजर से भी देखें। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अगर कंट्रोल पूरा कर लिया तो अमेरिका इस पूरे रीजन की जो तेल की जरूरियात है उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी यूरोप की जरूरियात, चाइना की जरूरियात, दीगर ममालिक की जरूरियात, वो सारी पूरी हो सकती हैं अगर अमेरिका ने पूरी तरह से वेनेजुएला के वसाइल पे कब्जा कर लिया, जो अब दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है उसका क्या बनेगा? नाजरीन, याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट में रेड सी, ये आप तस्वीर नंबर 1 देखिए सबसे पहले, इसमें आपको समझ आएगी कि एक्चुअली जो सारा गेम है वो अब रेड सी की तरफ जा रहा है। ये एक समंदर है जिसे बहिरा अहमर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेड सी कहते हैं। ये आपको एक लाल रंग के बॉक्स में नजर आ रहा है, रेड सी लिखा हुआ। ये जो समंदर का हिस्सा है ना, ये मेन जो बड़ा समंदर है जिसे आप बहिरा अरब कहते हैं, उसमें से एक लाइन अंदर जाती है। एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ गल्फ ममालिक है, अरब ममालिक है। अरब ममालिक में आपको नजर आ रहा है सब्ज रंग में यमन, उसके साथ आपको ओमान जामनी कलर में नजर आ रहा है, ऊपर आपको सऊदी अरेबिया नजर आ रहा है, ओमान के साथ दुबई आपको नजर आ रहा है, UAE, और उसके साथ बिल्कुल छोटा सा मुल्क कतर भी आपको नजर आ रहा है। सामने की तरफ ईरान है, इराक है। अच्छा, ये ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी एक समंदर का रास्ता है, समंदर अंदर तक गया हुआ है जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं।
लेकिन ये जो दूसरी तरफ समंदर अंदर गया हुआ है ना, ये समंदर यूरोप तक चला जाता है। यहां पे भी आगे समंदर का रास्ता बंद हो जाता था, दोनों तरफ बंद होता था, लेकिन इधर वाली साइड से इन्होंने एक बहुत बड़ी नहर बना दी मिस्र के अंदर से। ये नहर जो मिस्र के अंदर बनाई गई ना, ये लगभग कोई जो नहर की लंबाई है ना, वो तकरीबन आप समझ लें कोई 193 किलोमीटर है। 193 किलोमीटर लंबी है, कोई 700 फुट से कभी कम कभी ज्यादा चौड़ी है। इसकी गहराई जो है 70 से 80 फुट तक है। तो ये पूरी नहर जो है वो एक समंदर को दूसरे समंदर से मिलाती है। ये रेड सी जो है ये जाके मेडिटेरेनियन सी से मिलता है, जिसे आप बहरे रूम कहते हैं। ये उससे जाकर मिलता है और यूरोप की तरफ जो रास्ता है एशिया से, एशिया और यूरोप के बीच में जो रास्ता है वो आधा रह जाता है। इसकी वजह से आपका खर्चा और खतरा बहुत कम हो जाता है जब आपके बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। यानी ये जो यमन के पास से आगे रास्ता जा रहा है समंदर में, और आगे जाके ये स्वेज कैनाल, ये आप देखें ना एक और तस्वीर, यहां पे आपको ये स्वेज कैनाल लिखा हुआ नजर आ रहा है रेड कलर में। ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का ये रास्ता है, ये नहर बनाई गई है 193 किलोमीटर लंबी। तो ये इस नहर के जरिए से दो समंदर आपस में मिलते हैं और एशिया के जहाज पहुंचते हैं यूरोप में और यूरोप के जहाज पहुंचते हैं एशिया में। और ये जो बिल्कुल ये स्वेज कैनाल है, इसे थोड़ा अगर आप नीचे हैं तो सऊदी अरब ने अपने आखिरी कॉर्नर के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा शहर आबाद करने का फैसला किया है, जिसको न्यूम सिटी कहते हैं। ये तीसरी तस्वीर के अंदर आप ये देख लें, ये सऊदी अरब का इसराइल से ये नजदीक है। ये वो शहर है जो मिस्र के करीब है और बिल्कुल जो नहर स्वेद है उससे नीचे आप आ जाएं तो रेड सी जहां इख्तिताम होता है वहां पे ये शहर है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहां का समंदर बड़ा शानदार है। तो इसलिए यहां पे सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा अपना शहर बना रहा था। अब अगर आप ये सारे मिडिल ईस्ट को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ऊपर वाला समंदर और नीचे वाला समंदर, यानी अरेबियन सी को और मेडिटेरेनियन सी को, दोनों को मिलाने वाली नहर स्वीज है, जो रेड सी से होकर एक रास्ता ऊपर जाता है मिस्र के बीच में से गुजरता हुआ। अच्छा, ये जो रेड सी है ना, ये है इस वक्त एक प्रॉब्लम की जगह। आप रेड सी में देखें ना तो एक तरफ आपको नजर आएगा मिस्र, उसके नीचे सूडान, सूडान के नीचे आपको दीगर मुल्क आ जाते हैं और फिर एंड में नीचे इथोपिया भी आ जाता है और एंड में नीचे आके आपका सोमालिया और एक जिबूती भी है बीच में मुल्क। तो ये हो गई अफ्रीका वाली साइड। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड देखें जो अरब वाली साइड है, तो वहां पे यमन और सऊदी अरब है और उसके ऊपर जॉर्डन है और जॉर्डन के ऊपर जो है वो फिर दूसरे मुल्क है। और अगर पिछली साइड देखें तो वहां पे ओमान है और यूएई है और कतर है। ये है जनाब मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा। ये जो रेड सी का एरिया है ना, ये एरिया बहुत कीमती हो गया, सबकी तवज्जो यहां पे। यमन का वो एरिया जो रेड सी को लगता है, यूएई वहां अपनी ताकत हासिल करना चाहता था, पिछले दिनों फंडा हुआ। सऊदी अरब ने बिल्कुल एक तरह की शटअप कॉल दी और सऊदी अरब ने पूरा कंट्रोल वापस लिया। अब यमन की सूरत हाल ये है, सऊदी अरब यहीं पे न्यूम सिटी बना रहा है इसी समंदर के ऊपर रेड सी पे, जबकि सूडान के अंदर शदीद लड़ाई चल रही है, कत्लेआम हो रहा है और वहां से सोना और दीगर धातें निकाली जा रही हैं। और उसके पीछे भी यूएई और साथ ही साथ लीबिया, क्योंकि लीबिया का एक बॉर्डर भी सूडान के साथ लगता है अगर आप देखें तो ये मिलकर यहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान ने लीबिया का साथ भी दिया है। लीबिया के वो जो ग्रुप है, बागी ग्रुप, उनसे मिलकर भी आए आसिम मुनीर साहब। तो अब लीबिया के अंदर से जो है वो सोना और दीगर ज़खायर निकाले जाएंगे और दरियाए नील भी इधर से ही गुजरता है। तो यहाँ चरागाहें बहुत अच्छी हैं, यहाँ फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और अगर किसी को एक्सपेंशन करनी है तो इस वक्त सूडान एक ऐसी बेयारो मददगार और यतीम जमीन है जिसपे जाके कोई कब्जा कर सकता है। तो ये नाजरीन इस खित्ते का मैंने आपको बताया कि यहां पे ऐसा लगता है कि एक टेंस सिचुएशन पैदा हो जाएगी आने वाले दिनों में। अच्छा, ये इन मुल्कों के बीच में कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो, इसको रोकने के लिए हमेशा मगरबी ममालिक या अमेरिका ये अपना रोल प्ले करते रहे कि अगर यहां पे लड़ाई हो जाती है तो पूरी दुनिया की जो तेल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका के पास वेनेजुएला का कंट्रोल है और वो तेल की सप्लाई को तेज कर सकता है पूरी दुनिया में और बहुत पैसा कमा सकता है, और पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से एक तेल का जहाज आया जिसको पाकिस्तान ने रिसीव किया। हालांकि पाकिस्तान को यहां गल्फ में हर तरफ तेल मिलता है, लेकिन अमेरिका से जहाज आया और अमेरिकन जहाजों को रोकने की दुनिया में किसी के अंदर कोई जुर्रत भी नहीं है। लिहाजा क्या पाकिस्तान, इंडिया और ये आसपास के ममालिक अब अमेरिका से तेल खरीदेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर गल्फ के अंदर जो एक कमजोरी थी सारे मगरबी ममालिक की कि यहां लड़ाई होगी तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो जाएगी, अब इतनी बड़ी सप्लाई ऊपर अमेरिका खोलने वाला है तो यहां पे एक झगड़े जैसी कैफियत बज़ाहिर दिखाई दे रही है। और ये रेड सी के आसपास का इलाका है। तो नादरीन, ये है सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी।
तो जब आपकी फौज सियासत में होती है ना और कारोबार में होती है तो आपके मुल्क का यही हाल होता है, बदकिस्मती से। आज अभी हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ नुकसान है। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए। नाज़रीन, और भी खबरें हैं लेकिन वो फिर मिक्स हो जाएंगी, अगले वीलॉग में आपको देंगे।